नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है और मैं थिएटर फॉर थिएटर के इस फिल्मी चर्चा के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फिल्मी चर्चा का हमारा दूसरा एपिसोड है और हमारे आज के जो मेहमान साथी कलाकार हैं, बख्शील सैनी। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी आने वाली अगली फिल्म या यूं कहें कि उनकी आ चुकी जो उनकी फिल्म है रॉकेटरी, जो कि एक प्रख्यात साइंटिस्ट नंबी नारायण जी के ऊपर है। इस चर्चा के दौरान हम बशीर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म उनके लिए क्यों खास है और उन्हें ये फिल्म प्रोजेक्ट कैसे मिली, उनका रोल कैसे है। चलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं बशीर सैनी के साथ में। बशीर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फिल्मी चर्चा के अंदर। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो आपकी आगामी फिल्म है रॉकेटरी, जो कि अभी रिलीज हो गई है और उसकी बहुत चर्चा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज की फिल्मी चर्चा का सफर शुरू करने से पहले हम बहुत संक्षेप में पहले ये जानना चाहते हैं कि आप चंडीगढ़ के अंदर बड़े हुए, यहीं पले, आपका एक्टिंग करियर भी यहीं पे शुरू हुआ, तो आपका यहाँ से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, और जब आप मुंबई पहुंचे, मुंबई में तब से लेके अब तक का सफर कैसा रहा। सर सबसे पहले आई थिंक आई वांट टू रियली थैंक टीएफटी, क्योंकि टीएफटी मेरा बेस है, मेरे रूट्स हैं। एंड सुदेश सर से, गांधी सर से, सेठी सर से जो भी एक्टिंग के गुण सीखे हैं सब, शेंटी सर से, आप सबसे सीखे हैं। सर मुंबई में आ गया था 2015 में। आई थिंक टीएफटी मैंने 2012 अक्टूबर से लेकर 2015 जून तक किया था। एंड फिर आपको पता होगा मेरी साथ साथ ग्रेजुएशन चल रही थी डीएवी कॉलेज की। तो वो जब कंप्लीट हुई तो पेरेंट्स वो लाइक एक बार पढ़ाई पूरी कर ले। तो मुझे फिल्म मेकिंग का भी इंटरेस्ट था, हमने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनानी शुरू कर दी थी, मैंने और अभिषेक और राजवीर वगैरह ने। तो 2015 जून 29 जून को मैं बॉम्बे चले गया था। वहाँ पे एक साल मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में था। वहाँ पे आई वाज डूइंग माय पीजी डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग, पर एक्टिंग ही करनी थी। तो अब कट टू बॉम्बे में 7 साल हो गए सर। अभी 29 जून को पेरेंट्स भी आए हुए थे यहाँ पे, तो कोइंसिडेंटली रॉकेटरी की स्क्रीनिंग भी थी, तो सेम डे पे स्क्रीनिंग भी थी। और मुझे 7 साल हो गए बॉम्बे में। तो जर्नी अच्छी चल रही है सर, लगे हुए हैं बस। अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ द जर्नी, बट मुंबई काफ़ी अच्छा है। और इसी इंडस्ट्री में काम करना है मुझे सर, एक्टिंग ही करनी है। तो आई थिंक बॉम्बे इज़ द प्लेस टू बी। एंड 7 years हो गए सर, टाइम फ्लाइज, तो पता नहीं लगा। बशीर, अब हमें ये बताइए कि ये जो रॉकेटरी फिल्म का प्रोजेक्ट है, ये आपको कैसे मिला। मतलब आपको कोई रेफरेंस कॉल आया, या आपको आपने कोई रेफरेंस ढूंढा कि ऐसे कोई फिल्म बन रही है तो मेरे को ऑडिशन देना है, या मुझे उनके कास्टिंग डायरेक्टर या जो भी जो लोग सिलेक्टिव प्रोसेस में होते हैं कि मुझे उनसे मिलाइए, या आपने जाके फिर पर्टिकुलर ऑडिशंस दिए, या आपने कहीं ऑडिशन दिया था, उन्होंने आपको देखा, या आप किसी से मिलने के लिए खुद गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म आपके करियर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाली है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें उससे पहले बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला। सो बेसिकली सर 2019 में हमने ये शूट की थी फिल्म। अभी अब 3 साल बाद जाकर रिलीज हुई है, कोविड की वजह से डिले हो गया था थोड़ा सा। तो 2019 जनवरी में हमने इसका शूट स्टार्ट किया था और जून तक शूट रैप अप हो गया था। तो उससे पहले 2018 में मैं पटियाला बेब्स कर रहा था, एक सोनी टीवी पे शो आता था। तो उस टाइम ऑडिशंस वगैरह चलते रहते हैं सर। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं सनी कपूर सर, तो उनका मुझे कॉल आया था। तो उस टाइम एक्चुअली मैं वैसे एक्साइटेड था बिकॉज मैडी सर ने फिल्म अनाउंस की थी इंस्टाग्राम पे। तो मैं वैसे ही एज अ सिनेमा लवर मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी पे एक फिल्म बन रही है। क्योंकि नंबिन नारायणन की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है सर। लोगों को सैडली पता नहीं उनकी स्टोरी के बारे में। अब फिल्म के बाद डेफिनेटली काफ़ी लोगों को पता लग रहा है उनकी स्टोरी और उनकी जर्नी जो रही है। तो सनी कपूर सर ने मुझे बताया कि मैडी सर इज डायरेक्टिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर माधवन सर वाज को डायरेक्टिंग दिस फिल्म विद सम अदर पर्सन, बट वो हो नहीं पाया।
तो मैडी सर हिमसेल्फ बिकेम द सोल डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। तो उनके साथ मीटिंग हुई थी मेरी। एज सच ऑडिशन नहीं था, लाइक जो ट्रेडिशनल वे में, कन्वेंशनल वे में ऑडिशन होता है, आप ऑफिस में जाके या आप घर से एक सेल्फ टेप भेजते हैं, या आप ऑफिस जाकर ऑफिस जाकर ऑडिशन देते हैं कैमरे के सामने। तो मैडी सर को बस मेरी लुक देखनी थी। और उस टाइम मेरे बाल भी प्रॉपर थे सर। मैंने आई डिड नॉट कट माय हेयर, आई कट गॉट अ हेयर कट इन 2020। तो उस टाइम प्रॉपर आई वाज इन द सरदार लुक विद फुल प्रॉपर हेयर। तो बस मैडी सर के साथ एक मेरा सिट डाउन हुआ था रिगार्डिंग द लाइंस एंड द कैरेक्टर्स, एंड he just wanted to make sure कि we both are on the same page, and I understand the story and I understand the character, and especially I understand his vision कि वो क्या चाहते हैं सरताज जो मेरा कैरेक्टर है उससे। तो उसके एक हफ्ते बाद वो आई थिंक वो होपफुली मीटिंग सही रही होगी, तो एक हफ्ते बाद उनकी टीम से मुझे कॉल आया कि मैडी से रियली लाइक्ड यू एंड ऑल दैट। तो सर वहाँ से फिर आई गॉट गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो देन जनवरी फरवरी में हमने 2 महीने शूट किया था, फिर ब्रेक हुआ था 2-3 महीने का, बिकॉज मैडी सर ने अपना वेट पुट ऑन किया हुआ था, सो ही हैड टू लूज ऑल दैट वेट। तो देन जून में आके वी फिनिश द फिल्म। So this has been the journey for me getting the film and playing this character. बशीर, अब आप अपने इस फिल्म के कैरेक्टर के बारे में हमें बताइए, क्योंकि शायद ये आपके करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें आपको फिल्म में किरदार निभाने के साथ साथ में आपको उस फिल्म के पोस्टर्स और ट्रेलर और प्रमोशन में भी आपको दिखाया गया है। फिल्म में काम करना एक अलग बात है, लेकिन पोस्टर्स और ट्रेलर में हाईलाइट होना, ये किसी भी एक्टर को एज एन इंडिविजुअल उस करेक्टर को भी खास बना देता है और उसके साथ में उसका फिल्म का लगाव भी अलग हो जाता है। तो इसके बारे में हमें बताइए। तो बेसिकली सर दिस स्टोरी इज अबाउट नंबी नारायणन जी। सो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ब्रीफ में मैं बस यही बताना चाहूंगा कि नंबी नारायणन इज one of the greatest scientists in the world, and he is a true blue patriot। मतलब उनको फिल्म में भी हम दिखाते हैं, उनको नासा से भी ऑफर आया था, बट बचपन से लेकर अब तक वो सिर्फ उन्होंने इसरो के लिए काम किया है। इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड नंबी सर की सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रॉकेट साइंस में यही रही है, या इंडियन रॉकेट इंडस्ट्री में, स्पेस इंडस्ट्री में ये रही है कि आज के टाइम तक जो भी हम स्पेसशिप्स या रॉकेट या जो भी हम स्पेस में लॉन्च करते हैं, मिसाइल्स वगैरह, उसमें एक इंजन होता है, विकास इंजन। तो विकास इंजन वाज डिजाइंड टोटली बाय नंबी नारायणन सर, एंड इट इज अ क्रायोजेनिक इंजन, तो वो आज तक इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये जो सरताज कैरेक्टर है, इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर। आई रियली डोंट नो नबी सर की लाइफ में, रियल लाइफ में कैसा उनका सरदार फ्रेंड था, बट जस्ट टू गिव दैट फिल्म a nationwide appeal, so Madison decided to bring in a Sikh character, Sartaj। So Sartaj का जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया, he is also rocket scientist, he is नंबी नारायणन very close friend, एंड नंबी नारायणन की जिंदगी में जो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, हर एक इवेंट में वो उनके साथ खड़ा रहा है फ्रॉम। और फिल्म की एक और स्पेशल बात ये है कि हमने सर इसकी अलग अलग एजेस दिखाई हैं। तो जो सरताज का कैरेक्टर भी प्ले किया है वो मैंने यंग 20 से लेकर लेट 60s 70s तक प्ले किया है। तो ग्रेजुअल लुक भी चेंज हुआ है। यंग यंग लुक मेरी पटके वाली लुक है, वो जूड़ी वाली लुक है। एंड व्हेन आई ग्रो ओल्डर ओल्डर ओल्डर, तो उसमें चश्मा आ जाता है, थोड़ी सी बियर्ड बाइट कर देते हैं एंड टर्बन आ जाती है। तो एंड में आते आते एक सरताज जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, और एक परम कैरेक्टर है जो राजीव रंद्रनाथन सर ने प्ले किया है। तो ये दो फ्रेंड्स रह जाते हैं नंबी नारायण की लाइफ में, जो हमेशा उसको थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं, और उसके बेसिकली वो फ्रेंड्स होते हैं साइंटिस्ट वाले टाइम से। तो उसको ऑफिस कोलीग्स होते हैं, बट इवेंचुअली दे टर्न आउट टू बी ग्रेट फ्रेंड्स। जो उसके सारे बेसिकली नंबी नारायणन का जो विजन है, नंबी नारायणन का जो डिटर्मिनेशन है टू टेक इंडिया फर्दर अहेड इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट, उसमें ये जो दो कैरेक्टर्स हैं सरताज और परम,
ये उसकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस एंड इन टर्म्स ऑफ द सीन्स, मोस्ट ऑफ द सीन्स सरताज के नंबी नारायणन के साथ ही हैं, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन्स हैं। तो जितना मैंने शूट किया था ऑलमोस्ट सभी सीन्स फिल्म में हैं सर। बट ओवरऑल इट्स अ मेन स्टोरी अबाउट नंबी नारायण सर। सो मैडी सर इज देयर इन थ्रू आउट द फिल्म, बट सरताज, परम और उन्नी ये कैरेक्टर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो थ्रू आउट द फिल्म दिखते हैं। So basically, we are all rocket scientists, and we are Nambi Narayanan's very close friends, and we are just helping him to fulfill his dream of taking India to much bigger heights in the global space market. तो ये सर थोड़ा बहुत सरताज का कैरेक्टर है, एंड इट वाज फन टू प्ले सरताज, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप दिखाना था, तो उस वे से थोड़ा बहुत एक्टिंग, थोड़ी सी क्राफ्ट टेस्ट हुई थी इस वे में, कि how I can play the 65-year old scientist and the same 29-30-year-old scientist convincingly, and मतलब ऐसा कुछ बनावटी नहीं लगना चाहिए, बिकॉज प्रोस्थेटिक्स और मेकअप हमने बिल्कुल भी, प्रोस्थेटिक्स और आर्टिफिशियल मेकअप हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, because Maddie sir wanted to keep all the scientists very real, very authentic, and just एज बढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा हमने मेकअप का इस्तेमाल किया, जस्ट टू ग्रे द बियर्ड, एंड थोड़े बहुत रिंकल्स वगैरह किए हैं। अदरवाइज इट्स ऑल वेरी नेचुरल एंड ऑथेंटिक सर। तो या मतलब मोटा मोटा सरताज का कैरेक्टर सर ये है इन द फिल्म। बशीर, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म रिलीज होने से पहले इस बात की इसकी चर्चा ये होनी शुरू हो गई थी कि ये बड़ी अनकन्वेंशनल सी फिल्म है, यानी कि कमर्शियल मूवी तो है, लेकिन इसमें कमर्शियल मूवी के वो तड़के नहीं है। यानी कि वो हीरोइन नहीं है, इसमें वो लटके झटके नहीं है, इसमें वो कमर्शियल सॉन्ग्स नहीं है, इसमें वो इमोशनल रोना धोना नहीं है। हाँ, एक सीरियस स्टोरी जरूर है, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक कमर्शियल बॉलीवुड मूवी की जिसकी हम बात करते हैं, ये वो नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो एक ये जर्नल मूवी भी नहीं है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड मूवी है, और अब तक साइंस से रिलेटेड बहुत कम मूवियां बनी है। जहां तक मेरी जानकारी है, सिर्फ 4 फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, और 3 में से लगभग 2 ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके बाद ये एक बायोग्राफी के ऊपर है। इससे पहली जो साइंस की मूवी बनी थी, वो साइंस बेस्ड जो आधारित मूवी बनी थी, वो मंगलयान थी। लेकिन वो मंगलयान मूवी एक इवेंट के ऊपर थी कि जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट बनाया, और उसको जो उस ऑर्बिट, जो उसके जो सैटेलाइट हो, उसको मंगल के ऑर्बिट के अंदर उसको वहां पे स्थापित किया। तो उसकी पूरी कहानी थी कि उन्होंने पूरा उसको दिखाया। तो वो सारा के सारा जो मंगल मूवी का जो सब्जेक्ट था, या जितना भी जो करेक्टर था, वो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक साइंटिस्ट के ऊपर की कहानी है। तो ये फिल्म अपने आप में बड़ी अनकन्वेंशनल है। तो इसको आप कैसे लेते हैं और इसके बारे में बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन जैसे आपने कहा कि बड़ी अनकन्वेंशनल सी बायोपिक है, मतलब कोई गाना नहीं है, कोई एज सच हीरोइन नहीं है, या ग्लैमर कोशेंट एज सच नहीं है, सॉरी। तो एक्चुअली माधवन सर का स्टार्टिंग से ही यही विजन था। वो क्योंकि वो सिर्फ नंबी नारायणन की रियल स्टोरी, जो उनकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, वो आई थिंक वो वाली बात है, व्हेन ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्योंकि नंबी नारायणन की लाइफ इतनी ज़्यादा हैपनिंग रही है, उनकी लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, जो उनके ऊपर केस लगा था, दैट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो फिल्म में माधवन सर ने यही दिखाने की कोशिश की है कि उनकी जो उनके ऊपर फेक केस लगा था, उनसे उनकी लाइफ पर तो बहुत इफेक्ट पड़ा है, बट उससे पहले जो उस इंसान ने इसरो के लिए किया है, इंडियन स्पेस मार्केट के लिए किया है, और इंडिया की जो रेप्यूटेशन है ग्लोबल लेवल पे, वो किस लेवल तक लेकर गए हैं, तो मेन वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी थे,
और विक्रम साराभाई जो हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस है, तो उनके साथ नंबी नारायणन जी काम करते थे। उनके सबसे क्लोजेस्ट कोलीग थे, एपीजे अब्दुल कलाम के कोलीग थे। विक्रम साराभाई को फादर फिगर समझते थे। विक्रम साराभाई से उन्होंने सब कुछ सीखा है। तो माधवन सर नेवर वांटेड इट टू बी अ कन्वेंशनल बायोपिक, जहाँ मतलब उसकी सिर्फ एज यू वेरी राइटली सेड कि जहाँ सिर्फ सक्सेस 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 दिखा रहे हैं कि मतलब ये तो भाई हीरो है, अमेजिंग है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। बिकॉज नंबी सर की लाइफ वैसी थी ही नहीं कभी। नंबी सर की लाइफ हमेशा से उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं, बिकॉज उनका विजन ऐसा था, जैसे वो ट्रेलर में भी आता है, एरोगेंट जीनियस। उनकी एरोगेंस थी कि मैं इंडिया के लिए इतना सब काम करूं कि इंडिया को लोग जाने, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को लोग जाने। एंड तभी उनको नासा से भी ऑफर आया था, वो उन्होंने वेरी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं मुझे कई लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, मैं कई रिव्यूज वगैरह भी पढ़ रहा हूँ। सो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात कर रहे हैं कि ये कन्वेंशनल, अगर हम सिनेमा के वे से देखें तो कन्वेंशनल बायोपिक टाइप नहीं है। मतलब स्क्रीन प्ले इसका वैसा नहीं है कि मतलब थोड़ा ड्रामा डाल दिया, थोड़ा मसाला डाल दिया, जस्ट टू लाइक मेक इट मोर वॉचेबल एंड ऑल दैट। बिकॉज उनकी लाइफ फुल, रियल लाइफ फुल ड्रामा ड्रामा से भरी हुई है नंबी सर की। एंड सर, सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो मतलब जस्ट टू आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, it's all Madhavan sir's vision. It's all Maddie sir's vision. It's how he wanted to show Nambi sir on screen, and how he wanted to show the most important part, which Madhavan sir wanted to show in the film, was Nambi Narayanan's patriotism for his country, and how that patriotism was questioned इन अ वेरी रॉन्ग वे। और उसका आज तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि फेक केस किसने लगाया था। फिल्म में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि नासा से कुछ इश्यूज हुए थे एंड ऑल दैट, वो एक कैरेक्टर है, वो बस एक हिंट डाल दी गई है। बट आज तक ऐसे क्लियर नहीं हुआ कि किस इंसान ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो फेक केस बनाया था। तो अब फाइनली 2018 में जब उनको पद्म भूषण मिला, एंड जब उनको फुल एंड फाइनल कॉम्पनसेशन मिला केरला गवर्नमेंट की वजह से, तो उनका अब वो थोड़े लाइफ में फ्री हैं कि मेरे ऊपर देशद्रोह का इल्जाम नहीं है। अदरवाइज उन, जब से केस लगा, उनके उनकी लाइफ पूरी फाइट ही वही होगी थी कि मुझे देशद्रोह, मैं देशद्रोह नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ। तो वो पूरी लाइफ प्रूव करने में निकल गई, जिसकी वजह से इंडियन स्पेस का जो मिशन है, जो उनकी विजन थी, वो बहुत सालों तक डिले हो गया था। वो फिल्म में भी दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ऑल माधवन सर्स विजन। वो उसको without any songs, without any drama, without any specific commercial elements जो आजकल हम सिनेमा में देखते हैं, बायोपिक्स में देखते हैं, वो जस्ट हर एक सीन उनकी रियल लाइफ से लिया गया है, जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर भी प्ले किया है सिमरन मैम ने। एंड सेकेंडली सर, जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ इन रिलेशन टू दिस फिल्म, अब एक्चुअली कोविड की वजह से बहुत चीज़ें सबकी लाइफ में चेंज हुई हैं, बहुत लोगों को रियलाइजेशन वगैरह हुई है। स्पेशली इंडस्ट्री में ऐसा है कि अ, आप किसी एक प्रोजेक्ट से पर्सनली, अब सर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते। बिकॉज ऑलरेडी रॉकेटरी का ये था कि 220 में आनी थी, फिर 21 में आनी थी, फिर अब 22 में आई है, आफ्टर 3 साल बाद आई है। तो पर्सनली आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड हाँ, ये मतलब जो जितनी भी मैंने 3-4 फिल्म्स की हैं, उसमें से ये मेरा सबसे बड़ा कैरेक्टर है। एंड फिल्म में मेरा सबसे बड़ा कैरेक्टर है। तो उसके लिए आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, एंड पीपल आर मैसेजिंग मी, पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग मी। बट मैंने मतलब उस वे से अब मैं सर, मैं सोच नहीं रहा हूँ कि मतलब अ, ये प्रोजेक्ट आने के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, या ये प्रोजेक्ट आने के बाद आई विल बी फ्लडेड विद ऑफर्स एंड ऑल दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। It's just that I got to be a part of this very beautiful, amazing, inspiring story. So I'm just grateful for that. And otherwise, this is like part of an actor's journey. You would really relate to it, sir, because projects come, projects go, आते जाते रहते हैं projects, and वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आई थिंक होना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट से। बट ओवरऑल सर, मुझे रेगुलरली जो मेरे सर्कल में लोग हैं, या जो लोग मुझे बॉम्बे में जाते हैं जानते हैं, या जो और फेलो एक्टर्स हैं, या
अलग शहरों में जो रहते हैं, जो चंडीगढ़ में मेरे कई फ्रेंड्स हैं, तो वो अभी फ़िल्म देख के आ रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि पीपल आर जस्ट सीइंग दिस स्टोरी। मतलब आई जस्ट वांट कि पीपल नंबी नारायणन की स्टोरी को जाने, बिकॉज़ हमारे देश में ऐसे बहुत हिडन जेम्स हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और देश ही कभी-कभी उनके साथ थोड़ा-सा गलत सलूक कर देता है, तो उनकी पूरी लाइफ़ वो एक डिलेमा में जीते हैं कि यार मैं पैट्रियट हूँ या नहीं हूँ? मुझे तो ये लोग देशद्रोह बना रहे हैं, देशद्रोही बना रहे हैं। सो ओवरऑल आई एम जस्ट वेरी, वेरी हैप्पी एंड वेरी, वेरी ग्रेटफुल कि फाइनली फ़िल्म रिलीज़ हुई, एक काम सामने आया, लोगों को मेरा काम देखने को मिला, एंड लोगों को उससे ज़्यादा लोगों को स्टोरी के बारे में पता लगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। एंड पीपल, जब तक आई थिंक सिनेमाघरों में है फिल्म, पीपल शुड रियली गो एंड वॉच द फिल्म इफ दे कैन टेक आउट टाइम। अदरवाइज व्हेन इट कम्स ऑन ओटीटी, आई थिंक ओटीटी पे डेफिनेटली अ लॉट मोर पीपल विल डिस्कवर, क्योंकि थिएटर्स में भी कोविड की वजह से भी इतना फुटफॉल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, एंड लोग अब बहुत ज़्यादा चूजी भी हो चुके हैं कोविड के बाद से टू वॉच सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स एंड ऑल दैट, क्योंकि वो टिकट का प्राइस स्पेंड करना भी अब डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट जो लोग फ़िल्म देख रहे हैं उनको पसंद आ रही है फ़िल्म, और उनको स्टोरी बहुत इंस्पायर कर रही है स्टोरी। तो ओवरऑल येस सर, दिस इज़ हाउ आई फील माय जर्नी इज़ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। बशीर, अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, आपके लिए, कि इस फिल्म को आप कैसे लेते हो? ये फिल्म आपके करियर में क्या रोल प्ले करेगी? मैं इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में से हजारों लोग जो भी एक्टिंग करियर के अंदर होते हैं, वो एक समय पे बॉलीवुड पे आते हैं, बॉलीवुड या हिंदी फिल्म में काम करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं उनके साथ में किसी भी एक एक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट, एक सक्सेसिव, एक हिट फिल्म होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही उसके करियर की दिशा और दशा में उसके बदलाव आता है, उसको रिकॉग्निशंस मिलती हैं, है ना? और फिर उसको धीरे धीरे उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अच्छे करेक्टर्स रोल करने को मिलते हैं, और उसकी अपनी एक्टिंग में भी तभी निखार आता है कि जब वो अलग अलग रोल करता है। लेकिन किसी भी एक्टर के लिए, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छे नोन, अगर उस इंडस्ट्री में से नहीं है, तो स्ट्रगल बहुत रहता है ना? आपको एक लंबे समय के लिए स्ट्रगल रहता है। और बहुत जगह पे ये देखा भी गया है कि मेजोरिटी ऑफ द एक्टर्स जो होते हैं, बॉम्बे में कुछ समय में जाने के बाद जब उनको लगता है कि हमें कुछ रोल्स नहीं मिले, तो वो वापस आ जाते हैं अपना उस करियर को बीच में छोड़ के। या जिन लोगों को वहां पे एक्टिंग करने का मौका मिल जाता है, तो उनकी कुछ कास्ट जो होती है वो स्टीरियोटाइप होनी शुरू हो जाती है, कि अगर सपोज करके वो कॉमेडी कर रहा है तो उसको कॉमेडी के रोल ही मिलेंगे। या अगर हम पुराने इतिहास में अंदर जाएं तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे करेक्टर हुआ करते थे कि आने वाली बहुत सारी फिल्मों के अंदर किसी को अगर पुलिस का रोल मिल रहा है तो वो पुलिस का ही रोल करे जा रहा है। तो आपको एक छाप, जिसको हम बोलते हैं कि छाप, मिल जाती है। लेकिन ये करेक्टर आपकी, जो आपने अपने करियर के अंदर मुंबई के अभी 7 साल या 8 साल के अंदर, जैसा आपने हमें बताया कि जो आपने रोल्स करे हैं, उसमें एक बड़ा डिफरेंट सा रोल है। हालांकि एक सिख करेक्टर का रोल किया, बट करेक्टर, जो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, कि ये साइंटिस्ट का रोल है। तो ये आपके करियर के अंदर, अब आपका जो करियर है इस फिल्म के साथ में, वो कैसे आपको दिशा पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, कि आपको कैसे दिशा मिलेगी, आपको कितना और थोड़ा सा आसान होगा काम करना? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेरी, वेरी राइट, क्योंकि हर एक्टर को बेसिकली, एक्टर का हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है, और मैं बॉम्बे में रह के ये सीखा है कि एवरी एक्टर नीड्स सर्टेन काइंड ऑफ वैलिडेशन चाहिए होती है, या अप्रिसिएशन चाहिए होती है। एक आर्टिस्ट मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अप्रिसिएशन या वैलिडेशन, या लोग लोग बेसिकली काम देखें एक आर्टिस्ट का, तो वो आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ जिंदा रखती है कि मेरी कला को लोग देखने आ रहे हैं। एंड स्पेशली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा है सर कि लोग प्रोजेक्ट्स का वेट करते हैं, बिकॉज इनिशियली ऐसा होता है कि अ, आपने बिल्कुल सही कहा कि फेम पॉपुलैरिटी वो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप
हर एक्टर के लिए यही होता है कि इंडस्ट्री में लोग उनके काम को देखें, जिसकी वजह से उनको और काम मिलेगा। तो बस वही है कि आप रेगुलरली काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और फिर उसमें एक स्टेज ये भी आ जाता है कि फिर एज एन एक्टर आप चाहते हैं कि आप एक कुछ अच्छा बड़ा काम करें, जहां आपका प्रॉपर एक्टिंग दिखे, आपकी क्राफ्ट दिखे, या आपका एक प्रॉपर नोटिसेबल कैरेक्टर हो। तो रॉकेटरी डेफिनेटली मेरे लिए सर वो नोटिसेबल कैरेक्टर है, टोटली अग्री। बट इसमें मेन ये भी है कि इसमें अगेन मैंने एक सरदार कैरेक्टर प्ले किया है। सो इंडस्ट्री में ऐसा है कि यहाँ पे टाइप कास्टिंग का बहुत इशू है। टाइप कास्टिंग आपको पता ही होगा सर, कि जो एक बार आप कैरेक्टर कर लेते हो, जिस लुक में आप कर लेते हो, उसी लुक के लिए आपको बार बार बुलाते रहते हैं। दैट्स फाइन, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर सोचोगे तो वो इतना रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर उनको कोई सरदार एक्टर मिल रहा है और सरदार कैरेक्टर लिखा गया, सो दे विल प्रेफर सरदार एक्टर। सिमिलरली विद एनी बैकग्राउंड, अगर उनको गुजराती एक्टर चाहिए, मराठी एक्टर चाहिए, तो वो उन एक्टर्स को प्रेफर करेंगे जो ऑलरेडी मराठी बैकग्राउंड से हैं, गुजराती बैकग्राउंड से हैं, या यूपी बिहार बैकग्राउंड से हैं। वो एक्सपेरिमेंट वाली बात तब आ जाती है जब आप इंडस्ट्री में आप थोड़ा सा इन पोजीशन ऑफ पावर पे आते हो, या इन पोजीशन ऑफ कंट्रोल पे आते हो एज एन आर्टिस्ट। एंड वो आपकी सर्टन, आपकी खुद की भी सर्टन चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि व्हेन वंस यू स्टार्ट सेइंग नो टू सर्टन प्रोजेक्ट्स, सामने वाले लोगों को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को रियलाइज होता है कि यार ये बंदा नो बोल रहा है, मतलब अब इन कैरेक्टर्स के लिए हम इसको अप्रोच नहीं कर सकते, प्रॉब्ली विल अप्रोच हिम फॉर समथिंग बेटर एंड समथिंग बिगर। सो पिछले कुछ टाइम से, 2 ढाई 3 सालों से, आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो अ लॉट। अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं अभी छोटी सी उस पोजीशन पे हूँ जहाँ मैं नो बोल सकता हूँ, जहाँ मुझे और दूसरे फैक्टर्स जो एक एक्टर की लाइफ में जुड़े होते हैं, फाइनेंसेस, फैमिली प्रेशर, एज, पीयर प्रेशर, सोसाइटी का फैक्टर, बैगेज, मतलब एक एक्टर की लाइफ में बहुत बैगेजेस होते हैं सर। एंड ऑफ कोर्स आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा, बिकॉज जब भी हम सेट पे जाते हैं तो सेट पे पता नहीं हम किस मनोस्थिति से आते हैं, कौन सी सिचुएशन से आते हैं, हमारे मन में, दिमाग में क्या चल रहा होता है, देन वी हैव टू परफॉर्म। सो दैट्स लाइक पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब, बिकॉज इट्स एन हाईली अनसर्टेन जॉब, एज यू वेरी राइटली सेड। जो एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, पर्सनली आई डोंट वांट टू कॉल इट स्ट्रगल। मैं ये काफी बार बोल भी चुका हूँ, एंड आई ऑलवेज मेंटेन दिस। स्ट्रगल थोड़ा सा एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है, और बॉम्बे में अभी 6-7 साल रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड या पॉजिटिव रह सकते हो, उतना आपके लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप बहुत ईजिली स्लिप कर सकते हो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, टुवर्ड्स द डार्क साइड, क्योंकि आप कांस्टेंट रिजेक्शंस फेस कर रहे हो, आप कांस्टेंट, एक फिट नॉट फिट का कल्चर है यहाँ पे। आप कैरेक्टर में फिट नहीं हो, लुक में फिट नहीं जा रहे हो, तो आपको नॉट फिट कर देते हैं। एंड आप इतने ऑडिशंस देते हो, हर हर कैरेक्टर में आप लॉक होते नहीं हो, और हो भी नहीं सकते, दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ऑल्सो। तो मेरे लिए इट्स ऑलवेज बीन अ लर्निंग जर्नी सर, सिंस द टाइम आई केम टू मुंबई। और मैं ये स्पेशली टीएफटी से ही सीखा हूँ। अपने जो मेरे गुरुज हैं, आप हैं, और जो मेरे सीनियर्स हैं, बन्नी पाजी, शंटी सर, उनसे मैं यही सीखा हूँ कि इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। अगर आप इसको स्ट्रगल में लेकर चलोगे, या अगर आप इसको उस वे से लेकर चलोगे कि काम नहीं है, बड़ी अनसर्टेन लाइन है, बिकॉज वो रियलिटी है। इट्स अ स्ट्रगल, डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू वर्किंग, एंड वेरी अनसर्टेन। आज जॉब है, कल जॉब नहीं है। आप ऑडिशंस देते हो, ऑडिशंस का डेट डेट 2-2 महीने तक कुछ पता नहीं लगता, फिर एकदम से आपको कॉल आ जाता है कि सर आपने वो ऑडिशन दिया था। ये दिस हैपेंस मोस्टली इन फिल्म, वेब सीरीज, एड्स का तो पता लग जाता है साथ के साथ। तो वही है कि आप फिर मतलब वो, आप जब सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हो, सो देन आई थिंक यू बिकम इवन मोर पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। सो इट हैज ऑलवेज बीन अ लर्निंग जर्नी फॉर मी सर। अभी जैसे रॉकेटरी की वजह से तो नहीं कहूँगा मैं, बट अभी मैं एक और वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ। वो मेरी लॉक हो चुकी थी रॉकेटरी से पहले, रॉकेटरी रिलीज होने से पहले। सो भी आई एम ग्रेटफुल कि एक मेरा प्रोजेक्ट सामने आया है, और उसके बाद आई एम बिजी इन अनदर प्रोजेक्ट, आई एम जस्ट प्लेइंग अनदर कैरेक्टर, अनदर गुड कैरेक्टर। लेकिन हालांकि दैट इज ऑल्सो सरदार कैरेक्टर जो मैं अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ।
बट अब ये है कि मैंने उस चीज़ की भी एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी लेकर आया हूँ कि सरदार लुक एक मेरी आइडेंटिटी है, और मैं पिछले 6-7 सालों में मैंने मेजर काम सरदार लुक या पंजाबी लुक में किया, तो उसको मुझे नकारना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज उस लुक से, उन कैरेक्टर्स से ही मेरी इंडस्ट्री में एक अलग यूनिक पहचान बनी है। बाल कटवाने का रीज़न ये भी था कि एज यू वेरी राइटली सेड सर, कि एक एक्टर की जर्नी में स्ट्रगल होता है, तो अगेन बाल कटवाने का रीज़न सिर्फ एक ही था। मैंने आपसे भी डिस्कस किया था जब मैं उस टाइम टीएफटी आया था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग कटिंग माय हेयर। तो वही है सर कि मैं अपने आप को उस ज़ोन से निकालना चाहता था कि एज़ एन एक्टर मैं एक रिस्क लेकर देखूँ कि यार सिर्फ़ सरदार कैरेक्टर्स तो करने आया नहीं हूँ मैं यहाँ पे। तो त वो एक रीज़न था जस्ट टू बी एबल टू ऑडिशन फॉर मोर डाइवर्स कैरेक्टर्स इन दिस लुक। एंड अभी भी मैं सरदार कैरेक्टर्स में तो मैं ऑफ कोर्स ऑडिशन करता रहूँगा रेगुलरली। तो बट ओवरऑल सर, आई एम रियली रियली हैप्पी कि एक मेरा प्रोजेक्ट सामने आया है, एंड मुझे जिन लोगों के साथ मैंने पहले काम किया है, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनका जो लोग फ़िल्म देख कर आ रहे हैं, जिन्होंने प्रोमोज़ देखे हैं, या जो लोग सोशल मीडिया पे मुझे फ़ॉलो करते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनका पर्सनली मैसेज आ रहा है, एंड आई फील रियली ग्रेटफुल अबाउट इट कि उनको मेरा काम दिख रहा है। तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि एटलीस्ट अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि रॉकेटरी इज लाइक माई ब्रेकआउट मोमेंट, बट हर एक्टर को ब्रेकआउट मोमेंट चाहिए होती है, लाइक सिद्धांत चतुर्वेदी इन गली बॉय, मतलब व्हाट अ डेब्यू, अमेजिंग डेब्यू। प्रतीक गांधी इन स्कैम, जो सोनी लिव पे सीरीज आई थी। जयदीप अलावत इन पाताल लोक, जयदीप सर कितने पुराने एक्टर है, बट एक पाताल लोक से उनका वो निकला है। तो रॉकेटरी को मैं वो प्रोजेक्ट नहीं मानता, बट हाँ, रॉकेटरी मेरी फिल्मोग्राफी में अगर आज से 5-10 साल बाद मैं जिस भी पोजीशन पे होऊंगा, मैं जैसा भी एक्टर होऊंगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, व्हेन आई विल लुक बैक एट रॉकेटरी एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई हैव डन टिल नाउ, आई विल बी रियली हैप्पी कि रॉकेटरी जैसी फिल्म मेरे फिल्मोग्राफी के बैग में आई और वो मेरे बैग में पड़ी है, एंड आई गॉट टू प्ले अ कैरेक्टर इन दैट स्पेशल फिल्म, इन दैट इंस्पायरिंग स्टोरी, and I got a chance to tell that story, just be a part of that small, uh, uh, just to be a small part of that big vision of Maddie sir. तो उस वे से आई जस्ट ट्राई टू सर टेक इट वन डे एट अ टाइम, एंड वही है सर, ऑडिशंस देना इट्स पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड अभी भी अब जैसे अब थोड़ा बहुत ऐसे हो गया कि अब मुझे डायरेक्टली पिछले काफी टाइम से डायरेक्ट कॉल आ जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के एंड ऑल दैट। ऑडिशन अभी भी देना पड़ता है, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स, एंड आई डोंट believe that it's a negative thing or anything. It's like basically वो कास्टिंग डायरेक्टर भी या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी बहुत श्योर होना चाहते हैं बिफोर दे कास्ट एनीवन एल्स। सो आई थिंक दैट हैपेंस विद एवरी एक्टर। जो एक्टर्स बड़े लेवल पे हैं, बड़े स्टेज पे हैं, who are more popular, who have that power and control, उनके लिए audition can turn into meetings, can turn into script readings, can turn into personal readings with the director, and can turn into कि यार मुझे ये फिल्म नहीं करनी, मुझे ये फिल्म करनी है। तो वो आई थिंक वो यस या नो, या मतलब एक एक्टर, आई थिंक एक एक्टर कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में से टेस्ट होता रहता है, एंड ये आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब टू बी टेस्टेड एट एवरी लेवल वेर एवर दे आर। तो बट ओवरऑल सर, जो आपका सवाल था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि रॉकेटरी मेरे करियर के लिए बहुत एक अच्छी फिल्म है, एंड जब लोग उसको और आगे देखते रहेंगे, एज यू ऑल्सो सेड, कि एक बेंचमार्क फिल्म है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो काफ़ी टाइम तक लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे, जब ओटीटी पे भी आ जाएगी तो लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे। सो उस वे से आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट कि मुझे एक कैरेक्टर करने को मिला इस फिल्म में, एंड इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं धीरे धीरे ये फिल्म। सो आई एम रियली हैप्पी सर। बख्शील, अब हम अपनी इस फिल्मी चर्चा के अंतिम पड़ाव में हैं। तो जाने से पहले
मेरे एक या दो सवाल आखिरी बाकी हैं। पहला सवाल उसमें से ये है कि आने वाले आपके कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं, यानी कि आ, फिल्मों में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं, या कोई टीवी सीरियल्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं? सर अभी एक्चुअली मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं रिलीज पे। एक वेब सीरीज है असुर, जो लास्ट ईयर आई थी 2020 में, अरशद वारसी की है, वरुण सोबती की है। तो उसका सीजन 2 आ रहा है, वूट पे आएगा। एंड असुर इज लाइक, जब मैंने असुर देखा था, असुर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट शोज। थ्रिलर है, माइथोलॉजी और फोरेंसिक साइंस को मिक्स करके एक उन्होंने थ्रिलर बनाया। तो उसका सीजन 2 आ रहा है सर, आई थिंक बाय बाय सितंबर और अगस्त एंड। तो उसमें भी सर सीजन 2 में एक उन्होंने ट्रैक इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कैरेक्टर है, सरदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो वो भी एक अलग सीरियस इंटेंस रोल है। तो वो एक सर आएगा। और अभी एक मैं फिल्म करके आया था 21 फरवरी में, जब सेकेंड लॉकडाउन से जस्ट पहले, मध्य प्रदेश में शिवपुरी करके एक छोटा सा गांव है, भोपाल से 2-3 घंटे दूर है। तो वहाँ पे एक चार दोस्तों की कहानी है, फुकरे टाइप जोन में है। तो उसमें सर चार दोस्त हैं, चारों लीड पे हैं। तो उसमें भी सर मैं एक वन ऑफ द फ्रेंड्स प्ले कर रहा हूँ। पंजाबी फ्रेंड है, सरदार फ्रेंड है उसमें। तो वो एक अलग कॉमेडी फिल्म है, डिफरेंट कैरेक्टर है। और उसमें एक फॉरेनर लड़की आ जाती है, तो वो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप फिल्म है। तो उसमें एक्चुअली एज सच, एज यू वेरी राइटली सेड कि पिछले क्वेश्चन में सर, कि उसमें एज सच कोई नोन या मेजर कोई फेमस एक्टर नहीं है। जो भी एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया हुआ है, मतलब वो अपने अपने लेवल पे फेमस है। तो प्रॉब्ली शायद वो थिएटर में रिलीज नहीं होगी फिल्म। बट जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, मदारी के प्रोड्यूसर हैं, जो इरफान सर की फिल्म आई थी मदारी, और जो सिमरन कंगना रनौत की फिल्म आई थी। तो वो ओटीटी पे रिलीज होगी एंड आई थिंक शायद सोनी लिव पे रिलीज होगी। इट्स अ फीचर फिल्म, 2-2.5 घंटे की फिल्म है। तो वो आई थिंक, वो पता नहीं सर कब रिलीज होगी, प्रॉब्ली दिस ईयर आ जाएगी। एंड सर अभी जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिसका अभी बस शूट स्टार्ट हुआ है मेरा, वो एक वेब सीरीज आ रही है, रफू चक्कर। तो वो तो अभी शूटिंग चलेगी, 1-1.5 महीना और चलेगी। वो है, मनीष पॉल है, जो मनीष पॉल एंकर हैं अभी, जो लेटेस्ट उसमें थे जुग जुग जियो में। तो मेन मेन ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो उसमें भी एक अलग प्राइमरी कैरेक्टर है, हरप्रीत का कैरेक्टर है। तो वो एक अलग स्टोरी है, वो एक फुल ड्रामा है, कॉन आर्टिस्ट का ड्रामा है। वो स्कैम करता है बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ। तो उसमें भी और सीनियर एक्टर्स काफ़ी सारे हैं। तो ये सर अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी मैंने कई ऑडिशंस वगैरह दिए हैं, ऑडिशंस तो चलते रहते हैं सर। तो ये अभी ये 2 प्रोजेक्ट्स रिलीज पे हैं एंड एक प्रोजेक्ट का मैं अभी शूट कर रहा हूँ सर। तो बस लगे हुए हैं धीरे धीरे सर। बशीर, हमारी इस फिल्मी चर्चा का आपके साथ में ये आखिरी सवाल, सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन पूछना जरूर बनता है कि क्या हम कभी बवशील को लीड रोल में देखेंगे? सर आई वुड लव टू, मतलब हर एक्टर की एक इच्छा रहती है कि वो लीड रोल करे। वो तो डेफिनेटली सर, मतलब हम उसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, आई वुड वांट टू, बिकॉज मैं ऑडिशन भी देता रहता हूँ अभी। होपफुली, आई डोंट नो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कि एक मैंने ऑडिशन दिया हुआ है, एक वेब सीरीज का कैरेक्टर है, दैट्स अ प्राइमरी कैरेक्टर। तो उसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। तो ये वेब सीरीज और फिल्म्स में सर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी अब सर मेरा मेन मोटिव ये है कि इवन इफ आई डोंट गेट टू प्ले द लीड और सेकंड लीड, और I now I just want to play good characters, good primary characters. I think जब से OTT आया है, तो that's very important. तो I just really want to play good important characters जो स्टोरी को आगे ड्राइव करें सर। बवशील, आज की इस फिल्मी चर्चा का हम विराम यहीं पे करते हैं, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाल के हमारे साथ हमें आपने बातचीत करी, और अपने इस सफर के ऊपर और इस फिल्म के जो आपने फिल्म मिल रही है उसके ऊपर आपने हमें एक छोटा सा दर्शन कराया। और आगे भी हम आपके साथ में, आगे नई आने वाली फिल्मों के साथ में आपके काम के ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बशील फॉर दिस
रॉकेटरी, एंड वी होप के ये फिल्म आपके लिए भी एक, आपके करियर में भी एक ट्रेजेक्टरी की तरह लेके आए आपको। थैंक यू सो मच ओके टीएफ, ओके थैंक ओके। यू सो मच जान सर, थैंक यू सो मच सुदेश सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मुलाकात सुशील सैनी के साथ में। आज की जो चर्चा हुई उनकी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी फिल्म रॉकेटरी के बारे में थी, लेकिन अगली बार हम आपके साथ में एक नए कलाकार, नई फिल्म और नई उस फिल्म की जो यात्रा है उसके साथ में लेके आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।